अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप फ्रेम में देख ही रहे हैं, हमारी प्यारी सी दोस्त निगत अब्बास आज हमारे साथ हैं का बहुत टाइम के बाद। मुझे बहुत लोग कह रहे थे निगत के लिए, बस कुछ निगत भी बिजी थी और कुछ मैं भी नहीं कर पाई। सो आज हमें निगत अब्बास ने ज्वाइन किया है इंडिया से और पाकिस्तान से। हमारे साथ हैं मुदस्सिर नदर जो कि एक लॉयर हैं और हम बात करेंगे आज इंडिया पाकिस्तान की ही बात करेंगे बिल्कुल। लेकिन ना हम कश्मीर की बात करेंगे ना हम लड़ाई झगड़ों की बात करेंगे। हम क्योंकि हमारी प्यारी सी दोस्त आज हमारे साथ हैं तो हम जी ये बात करेंगे कि जो वहाँ की आम पब्लिक है, जो इंडिया की पब्लिक है या जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, उनके लिए आम लोग और गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले मैं निगत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। बहुत थैंक यू बहुत सो शुक्रिया आरजू। बहुत अच्छा लगता है आपके शो पर आकर। वाकई मच। लगता है कि शायद सरकारें अगर मिलके काम करें तो दोनों मुल्कों में बहुत ही बेहतरीन दोस्ती भी होगी और आपस में लोगों की प्यार और मोहब्बत जो है वो दिखाई भी देने लगेगा। बिल्कुल जी। और बहुत शुक्रिया मुदस्सिर कि आपने भी ज्वाइन किया। और सबसे पहले मैं आपसे ही स्टार्ट लेती हूँ। निगत, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बीजेपी के साथ भी हैं और आप एक बहुत ही खूबसूरत एक सोशल वर्क भी करती हैं जो आपने हमें बताया था लास्ट टाइम। बहुत सारी बच्चियों के लिए आप एजुकेशन का भी काम कर रही हैं। तो क्या लग रहा है निगत कि क्या चीज अभी इंडिया में मस्जिद होनी चाहिए आम पब्लिक के लिए? देखिए, बहुत जरूरी है कि जब हम किसी भी देश को डेमोक्रेटिक नेशन कहते हैं तो सिर्फ वो कहने के लिए लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक ना हो, काफी काम उसमें होने चाहिए जो आज की तारीख में मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में भी बहुत कमियां हैं जो नहीं हो रही। हाल ही में मुझे नहीं मालूम कि अगर आपने इस केस के बारे में सुना है या नहीं सुना है, पर उत्तर प्रदेश में एक बिटिया का गैंग रेप हो जाता है, उनकी जुबान काट दी, की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है और रातों रात उस बच्ची का शव यानी डेड बॉडी जला दी जाती है, अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया जाता। ये एक ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान को हिला देती है। रेप मैं कहूंगी किसी भी देश को हिला देती है, तो कोई ऐसी चीज जो आपके देश को हिला रही है और आप आगे सुनवाई उसकी अगर नहीं हो रही है तो आपका कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक जो नेशन बना हुआ है, वो लोकतंत्र का जो स्तंभ बना हुआ है, वो हिलने लगता है। आज मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर हमें प्रायोरिटाइज करना है किसी भी कंट्री को आगे ले जाने के लिए, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंटली, और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं फीमेल हूँ, मैं महिला हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जरूरत है, क्योंकि एक फीमेल जनरेशन बनाती है, जनरेशन को पढ़ाती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि एक घर की बेटी को अगर पढ़ा लिखा दोगे तो आप मानिए आगे आने वाली जनरेशन को पढ़ा लिखा देंगे। तो बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करके महिलाओं की सुरक्षा यानी फीमेल एम्पावरमेंट, फीमेल सेफ्टी, फीमेल एजुकेशन पे हम लोगों को काम करना है। और ये किसी भी नेशन के बारे में सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है। मैंने अभी आपको जो एक रेप का एग्जाम्पल दिया वो मैंने आपको इसलिए नहीं दिया कि मैं अपने हिंदुस्तान की, अपने देश की इज्जत नहीं करती या बेइज्जती कर रही हूँ, नहीं। मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब आप किसी देश में या किसी घर में किसी परिवार में रहते हो तो आपको उसके पॉजिटिव्स के साथ साथ नेगेटिव्स भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप नेगेटिव्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते, ब्लाइंडफोल्डेड नहीं हो। हालांकि अब जो आगे स्टेप हुआ है उसमें बहुत अच्छा स्टेप ये भी हुआ है कि सीबीआई का प्रोब हो गया है, सीबीआई उस केस पर कार्रवाई करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत उम्दा तरीके से इसको हैंडल भी करा है, स्टेट गवर्नमेंट ने हैंडल करा है और आगे काम हो रहा है। पर फिर भी जिस दिन तक एक भी केस आता रहेगा इस प्रकार का, उस दिन तक मुझे लगता है कि हम अपने आप को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, और ये किसी भी देश के लिए है। उसको बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत है। देश में हम कितनी भी बात कर ले इक्वालिटी की, वक्तम कह ले, अगर लिखतम नहीं है और अगर हमने उसको प्रैक्टिकली नहीं देखा है तो मुझे नहीं लगता कि वो हमें कहना भी चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी की, फेमिनिज्म की, सॉलिडारिटी की, सवर्निटी की, इन सब की बेइज्जती, तौहीन होगी, वो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें उन्हीं तथ्यों पे, उन्हीं चीजों पे, उन्हीं फैक्ट्स पे आगे बढ़ना चाहिए जो हमारे देश के लिए अच्छे हैं। हमें किसी भी गवर्नमेंट को, मैं बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की हो या किसी भी गवर्नमेंट को ब्लाइंड फोल्डेड तरीके से नहीं देखना चाहिए।
मुझे ये लगता है अगर आपके देश में कोई कमी और आपकी सरकार में कोई कमी है ना, तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे, अगर आप मुरीद बनकर रहेंगे ना, तो आपका देश कभी विकास की तरफ यानी डेवलपमेंट की तरफ नहीं हो पाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम अपनी खामियां अपने आप को एक्सेप्ट करें ताकि चेंज कर पाए। और उसमें तमाम बहुत सारी चीजें हैं, चाहे हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर ले, चाहे हम एजुकेशन पॉलिसी की बात कर ले, चाहे हम इक्वालिटी की बात कर ले, चाहे हम जॉब्स की बात कर ले, चाहे हम इकोनॉमी की बात कर ले। वी शुड बी एबल टू एक्सेप्ट कि ये हमसे कमी रही, पर हम इसको आगे ठीक करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक निगत, आप सही बात कर रही हैं। और मैं भी अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं, चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हो या लोगों के हो, मैं बात करती हूँ, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे तो हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे निगत जो जिस हादसे की आप बात कर रही है, जिस इंसिडेंट की आप बात कर रही है, मैंने बिल्कुल देखा है और पढ़ा भी है और टीवी पर भी देखा है। तो उसमें हमारे यहाँ भी एक मोटरवे, लाहौर मोटरवे पे एक हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही इंसिडेंट। तो उसमें जो वहां पे थी, वहां की पुलिस थी या जो लोग मेन उसको चेक कर रहे थे उस इंसिडेंट को, उनमें से कुछ ने कहा कि जी ये तो, एज अ फीमेल में बात कर रही हूँ, कि ये तो जी इस जो गई थी वो लेडी, उनकी ही गलती है कि वो क्यों अकेली निकली और वो क्यों उस रोड पे चली गई, बजाय इसके कि वो ये कहते कि भाई इनको इतना सेफ्टी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, इस तरह का ना हो। तो ये हिंदुस्तान में भी होता है, बहुत दफा पाकिस्तान में भी होता है कि कोई बात हो जाए तो हम उल्टा उस फीमेल को ही ब्लेम कर देते हैं। दिस इज द आयरनी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं आरजू, और दिस इज द आयरनी ऑफ एनी नेशन हु इज सेइंग दिस, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग, आप और हम भी उसमें शामिल हैं। जब भी किसी बेटी का रेप होता है ना, तो हम कहते हैं एक लड़की का रेप हो गया, हो ये नहीं होना चाहिए था। हम कभी अपने आप को अपने सेंटेंस को रीफ्रेज नहीं करते। हमें तो बल्कि ये बोलना चाहिए कि एक नामर्द ने फिर से एक बेटी का रेप कर दिया, और ये खामी हम में है, ये आप में और हम में इक्वली है, क्योंकि हम अपने घर में अपने बेटों को पढ़ाने से ज्यादा, उनको समझाने से ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि पड़ोसियों की घर की जो बेटी है वो रात को कितने बजे और किसके साथ लौटी। ये हम में है, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। कोई पॉलिटिकल आदमी जाके कर रहा है वो भी एक सोशल प्रॉब्लम ही मैं मानूंगी, क्योंकि ये दिमाग में है, ये जहन में है, ये बदलने की जरूरत है। वही मैंने कहा कि जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं, सोवर्निटी की बात करते हैं ना, सिर्फ थ्योरेटिकल बातें रह जाती है, प्रैक्टिकली हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आज भी न जाने कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता, मंत्री और हमारे आम लोग भी, जो आम पुरुष होते हैं, आदमी होते हैं, वो भी इस बात को बोलते हैं कि लड़की का रेप हुआ, अरे छोटे कपड़े पहने हुए थे, किसने कहा था रात को 2 बजे छोटी स्कर्ट पहन के घूमने जाने के लिए? तुमसे इजाजत लेके जाते क्या? क्योंकि आपका देश मुसलमान है, मैं मुसलमान हूँ, हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम को बहुत अहमियत दी जाती है। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको, आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो जा रहे थे, घुड़सवारी कर रहे थे, घोड़े पे जा रहे थे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ। जब वो जा रहे थे तो एक बहुत ही खूबसूरत औरत, महिला उनके सामने से आ रही थी। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस महिला को नहीं कहा कि आप कपड़े चेंज कर कर आइए, पर हजरत अब्बास का चेहरा यूं पकड़ कर पलट दिया कि आपकी नजरें वहां न जाए। तो ये तो एक मर्द को सोचना पड़ेगा कि जब आप एक योनि, एक महिला के शरीर से पैदा हो रहे हैं, तो आगे भी आपको उसकी इज्जत करनी है, उसको उस नजरिए से, उसकी इजाजत के बगैर नहीं देखना है। वो चीज जब एक मर्द समझ लेगा ना, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, उस मुकाम पर होगा, उस काबिल तारीफ होगा जो शायद हमने कभी सोचा ही नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। आपने मुद्दसे बात सुनी निगत की। अब जैसे बात हो रही है कि जी छोटा ड्रेस पहनने की या किसी भी तरह के कपड़े पहनने की, लेकिन हमने तो ये भी देखा है कि मदरसों में भी ये कुछ हो रहा है कि बच्चों के साथ गलत हरकत हो रही है। और हमने ये देखा कि जो है मस्जिद तक में नहीं छोड़ा जाता, वो भी वीडियोस मौजूद है। तो इस मेंटालिटी को क्या कहेंगे आप, एज अ मैन आप क्या समझते देखिए, अब मुझे कोई तालिबानी सोच कह दे या फिर मुझे कोई बहुत ही कट्टर सोच कह ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा मानना सिर्फ ये है, एक यही सॉल्यूशन यानी विकल्प है
कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नामर्द किसी महिला का, किसी औरत का रेप करता है, शोषण करता है, हैरेस करता है, तो बीच चौराहे पे खड़ा कर कर उसे गोली मार देनी चाहिए। फिर चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि ये दरिंदगी, एक एक लाइन, एक सीमा को लांघ रहा है जब अपराधी, तो हम किस मोहब्बत में बैठे हुए हैं, हम किस डिसेंसी में बैठे हुए हैं कि जी हम ऐसा नहीं करेंगे। जब उसने दरिंदगी करने से पहले नहीं सोचा, तो हमें सोचने की इजाजत किसने दी? हमें भी नहीं सोचना चाहिए। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जो बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और एक नंबर अव्वल है, क्योंकि यही यही एक तरीका है जिससे उनकी रूह कांपेगी। हैदराबाद में, हिंदुस्तान में हैदराबाद में हाल ही में एक केस हुआ था, रेप केस हुआ था। पुलिस वालों ने 2 दिन में पकड़कर आरोपियों का एनकाउंटर किया। और यकीन मानिए, हिंदुस्तान में उस दिन दिवाली, आप ईद का दिन मना था, क्योंकि जनता में इतनी खुशी थी कि फाइनली हम उस लेवल पर जा रहे हैं जब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आज इस व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मैं रेप कर दूंगा, 10 महीने बाद मैं छूट जाऊंगा, वो नहीं लगना चाहिए। वो घबराहट, वो रूह कांपनी चाहिए। और सबसे ज्यादा निकम्मे और नाबर्द तो वो लोग होते हैं जो मंदिरों में और मस्जिदों में बैठकर रूप धारण कर कर महिलाओं का शोषण करते हैं। मदरसों में भी बहुत मिलेंगे और मंदिरों में भी बहुत मिलेंगे। बिल्कुल, मैं यही बात का रिप्लाई मैं लेती हूँ मुदस्सिर आपसे। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी प्रॉब्लम को डिनाई कर देते हैं ऑल टुगेदर, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम अगर अपनी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने खुद से आंखें बंद कर ली है। ऐसे में फिर ये जो इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी में, फिर वो अनपनिश्ड रह जाते हैं। इस वजह से उन पे कोई चेक नहीं आता है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि आपके जब सोसाइटी में इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो एक तो तरीका होता है उसको लीगली हैंडल करने का, कि जो पुलिस और कोर्ट का सिस्टम है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि मीडिया का एक ये रोल है कि सिर्फ जब प्रॉब्लम होता है, एक इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट को हाईलाइट करना सही है, ठीक है, लेकिन जब उस कल्प्रिट को पनिशमेंट होती है, उस पनिशमेंट को भी उसी तरह हाईलाइट करना चाहिए। बिकॉज एक मीडिया जो होता है वो एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा होता है पब्लिक में। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे मुजरिमों को सजाएं नहीं होती, उनको सजाएं होती हैं, लेकिन उन सजाओं का उनको कवरेज देने वाला कोई नहीं होता। एक तो ये भी होना चाहिए। दूसरा, इसके साथ-साथ मेरा ख़्याल से हमारे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हमें एजुकेशन में रिफ़ॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। बिकॉज़ हम एक माइंडसेट इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कि जो 21st सेंचुरी के, जिससे हम बाकी के डेवलप्ड वर्ल्ड को देखते हैं, उसके मुताबिक हम अभी बहुत पीछे हैं। साउथ एशिया हम बहुत पीछे हैं। हमें जो सोशल रिफ़ॉर्म्स हम देखना चाहते हैं अपनी सोसाइटीज़ में, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, वो हमें इसीलिए नहीं नज़र आ रही बिकॉज़ वो एजुकेशन से आएँगी। तो जब तक हम एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं एक इंक्रीज़ करेंगे, तो हम एक माइंडसेट इवॉल्व नहीं करेंगे। और फिर हमें सिर्फ़ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ नहीं करना है, हमें एजुकेशन की रीच को भी इंक्रीज़ करना है। अभी हम लोगों का लिटरेसी रेट का डेफ़िनेशन ये है पाकिस्तान में, इंडिया में, कि जो लिख ले और पढ़ ले, और इसमें फिर हम साइन करने वाले को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमें इससे आगे निकलना होगा। हमें लिटरेसी रेट को कम से कम एक लेके आना होगा कि भई वो बंदा जिसने एटलीस्ट प्राइमरी या मिडल कंप्लीट किया हो, कि उसका कोई बेसिक माइंडसेट डेवलप हुआ हो। तो हमें एक किस्म का जंगी बुनियादों पे ये काम करने पड़ेंगे अपनी एजुकेशन के लिए, सोशल रिफॉर्म्स के लिए। क्योंकि कोई भी सोसाइटी इवॉल्व जो है वो इस तरह नहीं कर सकती कि आप सिर्फ़ लोगों को सज़ाएँ देते रहे, या आप वो ओवरलुक करते रहे। इधर 2 एक्सट्रीम एंड्स होते हैं। या सख्त से सख्त सज़ाएँ करने का होता है कि भई चौक में फांसी दे दें और इस तरह लटका दें और ड्रैग कर दें बॉडी को, और या बिल्कुल के विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है कि वो खातून इस टाइम पे क्यों गई थी, उसने ऐसा ड्रेस अप क्यों किया था। विक्टिम ब्लेमिंग से हमें निकलना है, इस माइंडसेट से हमें निकलना है कि जो डायरेक्ट आप विक्टिम को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जब आप विक्टिम को ब्लेम कर रहे होते हैं, तो आप इन फैक्ट ये बता रहे होते हैं कि आपका सिस्टम इतना वीक है कि वो पकड़ नहीं सकता मुजरिमों को, तो वो लोगों को ये कह रहा होता है कि अपनी हिफाज़त खुद कर लो, सिस्टम नहीं कर सकता। तो हमें सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना है, हमें एजुकेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो तब ही हम एक सोसाइटल लेवल पे चेंज देख सकेंगे इस सिलसिले में। बिल्कुल ठीक। निगत, जैसे मुदस्सिर ने कहा, क्या हमें एजुकेशन में भी काम करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, बेशक जरूरत है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही, मुदस्सर जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। पर उससे पहले मुझे ये लगता है, रिफॉर्म्स तो बाद की बात होगी, उससे पहले हमें एक्सेस टू नॉलेज,
एक्सेस टू एजुकेशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लोगों को जागरूक करना, लोगों को ये बताना कि पढ़ाई लिखाई कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आज भी मैंने देखा है कि जब कोई परिवार पढ़ाई लिखाई में तवज्जो देता है तो उस तवज्जो में क्यों न जाने क्यों, सिर्फ मुझे कोई बैर नहीं है मुद्दस्सिर जी से, ऐसा मत समझिएगा कि हम इसको फेमिनिन की तरफ लेके जा रहे हैं, बट एक बात ये सच है और इसको हम नकार नहीं सकते, और हिंदुस्तान पाकिस्तान हर जगह है ये, कि हम बेटों को और मतलब लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम लड़कियों को उतनी इंपॉर्टेंस उनके एजुकेशन के लिए नहीं देते। और दुख की बात ये है, दैट इज द आयरनी, कि जब हम बेटों को एजुकेट करें उसके बावजूद वो इतने निहायती जाहिलियत के साथ लड़कियों का जाकर रेप कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सेस टू नॉलेज, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और एक्सेस टू एजुकेशन कितना एम्पावर कर पा रही हो और कितना उसको प्रैक्टिकली हम लोग इम्पोज कर पा रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात। दूसरा, जब आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो मेरा मानना ये है कि जब हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो इसमें रिफॉर्म हम कैसे लाएं? कई चीजें, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का भी और पाकिस्तान का भी कल्चर थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, बहुत ही अलग मिजाज के हम लोग हैं, माता पिता से, मदर फादर से, अम्मी अबू से पर्दा रखते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं। पर आजकल ये मॉडर्न एरा है, जब हम टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में हैं, जब हम स्मार्टफोन डिजिटल वाले वर्ल्ड में हैं, देन व्हाई नॉट वी ब्रिंग इन मॉडर्न एजुकेशन इन द स्कूल सिस्टम। हमें स्कूल से ही शुरुआत करनी पड़ेगी कि बच्चों को सेक्सुअल नॉलेज, इक्वालिटी की नॉलेज, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की नॉलेज, लड़कियों को ये सब और सबको साथ बिठाकर देनी है। दैट शुड बी दी पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि जिस दिन वो पार्ट बनेगा उस दिन आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी आपके पास अम्ब्रेला जो आपने बनाई हुई है वो आपके पास उस अम्ब्रेला में आएगा, बगैर इसके कि किसी और के पास उसको जाने की जरूरत पड़े। क्योंकि जब आप एज अ पेरेंट, एज अ टीचर अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए वो अपॉर्चुनिटी खोल देते हैं ना, तो उनके लिए इजी हो जाता है कम्युनिकेशन। नहीं तो आपस में बच्चे ऐसी कम्युनिकेशन कई बार गलती से कर जाते हैं कि वो गुमराह हो जाते हैं, बस वहीं से हमारा फेलियर शुरू हो जाता है। उसको चेंज करके हमें थोड़ा अपने आप को मॉडर्न बनाकर आज की तारीख में बच्चों को वो तालीम भी देनी पड़ेगी, वो एजुकेशन देनी पड़ेगी, ताकि वो उसको समझे और उसकी इंपॉर्टेंस भी समझे, उसके प्रोस भी समझे और उसके कॉन्स भी समझे। ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूर है, हर देश में है। आज भी मुझे मालूम है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जब हम स्कूल में, जब मैं थी स्कूल में 2012 में मैंने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करी है, जब मैं भी थी स्कूल में, मुझे याद है 7th 8th क्लास में जब मेंस्ट्रुअल हाइजीन की क्लासेस होती थी, कई लोग वर्कशॉप के लिए आते थे, तो लड़कियों को एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठा के वहां पे क्लासेस होती थी, बॉयज यूज्ड टू गो टू द ग्राउंड, कि उनको एकदम लॉक कर दिया जाता था कि आप जाइए, यहाँ मत आइए। दैट शुड नॉट बी द केस। A man should always know when to support a sister, a wife, a mother or a daughter during her menstrual hygiene, because that is when he will feel that how important a woman is and how should I respect a female. He should be able to connect between the females. उसको अपनी अम्मी से भी उतनी मोहब्बत होनी चाहिए जितनी कि किसी और की अम्मी से हो। उसको अपनी बीवी से भी, किसी और की बीवी से उतनी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए जितनी अपनी बीवी से होनी चाहिए। मतलब उसको अपनी बीवी के लिए भी उतनी इज्जत होनी चाहिए जितनी आम लड़की जो चल रही है रास्ते पे उनसे भी। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कनेक्ट करेंगी आपस में एक दूसरे को, और एक माइंडसेट को, माइंड फ्रेम को खोलेंगी, उस दायरे को खोलेंगी, वो बहुत जरूरी है। लेकिन निगत बहुत दफा ये भी देखने में आया है कि बेटों को इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इंडिया पाकिस्तान में कि उन्होंने आगे घर चलाना होता है, और बेटियों को हम ये समझते हैं कि बस ठीक है इनकी शादियां कर देंगे चले जाएंगे। लेकिन बहुत सी जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उन्होंने मेडिकल करके और इंजीनियरिंग तक करके और वो घर बैठ जाती हैं, वो उस चीज को, अपनी पढ़ाई को इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन जो लड़के हैं उनको हर हाल में निकलना पड़ता है। तो आपको लगता है कि ये भी गलत होता है कि उन्होंने अपनी एक स्टडीज की है लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रही, वो बैठ के सिर्फ घर में जैसे कहते हैं बिल्कुल गलत है। और हम सिर्फ मेडिकल को या इंजीनियर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग से, बट सिर्फ मेडिकल और इंजीनियर को ही क्यों बेंचमार्क माने। आरजू जी, आप माशाल्लाह इतनी कामयाब हैं अपने फील्ड में, आपका इतना नाम है पाकिस्तान में, थोड़ा बहुत नाम मेरा भी हिंदुस्तान में, क्या हम लोग काम नहीं कर रहे? क्यों हम लोग काम कर पा रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने शायद पिछली दफा भी इस बारे में बात करी थी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने वो ज़ील दिखाई, उस चीज को एनविसाज किया और हमें काम करने दिया।
आज यही जरूरत है हर पेरेंट की कि अपने बेटे और बेटी में फर्क ना समझे। ये जमाने पहले होते थे, और पहले में भी मुझे पाकिस्तान का तो नहीं पता, पर हिंदुस्तान में तो इतनी महिलाएं, इतनी फीमेल्स आगे आई हैं। हमने रानी लक्ष्मीबाई का नाम नहीं सुना क्या? मुझे नहीं मालूम आपको जानकारी इस बारे में है या नहीं। झांसी की रानी भी कहा जाता है उन्हें, मणिकर्णिका भी कहा जाता है उन्हें। क्या उनके बारे में नहीं सुना? उन्होंने हारती हुई जंग हमें जिता दी, क्या उस जंग के बारे में नहीं सुना? क्या हमने, तब तो आप भी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे। मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई ने, झांसी की रानी ने तो हिंदुस्तान को आजादी, हिंदुस्तान पाकिस्तान को अंग्रेजों की, मैं कहूंगी, आजादी दिलाई है। क्या हम इसको भूल जाते हैं? हमें नहीं भूलना चाहिए। हजरत आयशा के बारे में बात हो, कितनी भी हमारी बीबियां रही हैं, हमने हमेशा देखा। हजरत फातिमा के बारे में बात हो, सबने आगे बढ़कर काम किया है। और जब उस जमाने में उन्हें नहीं रोका गया, तो अगर आज कोई रोक रहा है ना औरतों को, महिलाओं को आगे बढ़ने से, तो उससे बड़ा कायर कोई नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो महिलाओं की, औरतों की तरक्की से जलते हैं, डरते हैं। वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बना के रखना चाहते हैं। मैं नहीं कह रही सब ऐसे होते हैं, पर मैं कहूंगी बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में, जिनको अपनी मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है। एक पुरानी कहावत है, फिर महिलाएं, बहुत बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये बात सच है। एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन इसलिए होती है क्योंकि जब आप कामयाबी पे चलने लगते हैं तो आप दूसरी महिला को कुछ नहीं समझते। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना। तो सबसे, मैंने कई सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ये कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ जहनियत की बात है। आपने अगर अपने जहन पर काबू कर लिया, अपनी जहनियत को अच्छा कर लिया, मुझे नहीं लगता उससे बेटर आप कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं, चाहे आप कितना ही मुकाम कमा लें। बिल्कुल ठीक, नहीं आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। मुदस्सिर, मुझे ये बताएं, आपने निगत की अभी बात सुनी है, कोई ऐसी चीज आप समझते हैं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप समझते हैं जिसपे जो है वो इंडिया और पाकिस्तान मिलके काम कर सकते हैं अपने लोगों के लिए? देखिए, हमारे इंडिया और पाकिस्तान के सोशल इश्यूज बहुत मिलते जुलते हैं। पॉवर्टी हो गया, लॉलेसनेस हो गया, इलिटरेसी हो गया, और इस तरह के जो है हमारे इश्यूज बड़े वो मिलते जुलते हैं। और स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट वाला, क्योंकि हम दोनों की जो सोसाइटीज़ हैं वो हाईली पैट्रियार्कल है टू द एक्सटेंट कि उससे खवातीन को डिसएडवांटेज हो रहा है कि राइट फ्रॉम द एजुकेशन टू द जॉब मार्केट। द हमारे जो होते हैं ये हरासमेंट के जो केसेस होते हैं वो मसलन रिपोर्टिंग उनकी इसलिए नहीं रिपोर्ट हो रहे क्योंकि हमने रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं एक ऐसा फ्री एंड फेयर इवॉल्व किया कि जिसे खवातीन थ्रेटन्ड फील ना करें कि जब वो रिपोर्ट कर रही हो। तो इस वजह से इस सोसाइटी में, हम दोनों की सोसाइटीज़ में हमें बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कॉमन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और इसको हम इस तरह किया जा सकता है कि जिस तरह अभी इन्होंने बात की कि लोगों को एक्सेस टू नॉलेज देना है, येस, उसको मैस अवेयरनेस हम मीडिया के थ्रू ला सकते हैं कि हमारा मीडिया बेसिकली जो कई दफ़ा हम देखते हैं कि बड़ा एक ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट में रहता है इंगेज कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। आप उससे हमारे मीडिया को बाहर निकलना होगा। हमारा मीडिया हमारे लोगों को जोड़ भी सकता है और हमारे लोगों को हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं वो हाइलाइट कर सकता है। जब आप उन सोशल प्रॉब्लम्स को हाइलाइट करेंगे तो आप एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। वो जो मैस अवेयरनेस होती है वो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स एक्सेस टू नॉलेज, कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी तब होता है जब आप उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं पब्लिक के सामने। और उसके बाद फिर वो जो मैस अवेयरनेस कैंपेन होती है, जैसे पब्लिक सर्विस मैसेजेस हो सकते हैं हमारे चैनल्स पे, दोनों तरफ की जो चैनल्स हैं इन पे, तो इन चीज़ों को आप हाइलाइट करें। और फिर इसके बाद आपको लेजिस्लेशन लेके आनी चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट पे। हमारे जिस तरह अभी जिस तरह कह रही थी कि एजुकेशन की रिफॉर्म्स लाते-लाते तो टाइम लगेगा, यस वो बात सही है कि अगर हम आज रिफॉर्म्स लेके आते हैं, तो वो 10 से 15 साल, 20 साल तो उस माइंडसेट को कल्टीवेट होने में लग जाएँगे। तो उससे पहले जो आपको इमीडिएटली रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, वो कुछ लीगल रिफॉर्म्स के आप एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऐसे लेके आएँ जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो होती हुई दिखाई दे, कि वो रिफ्लेक्ट करे कि ये बाकायदा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। आप अपने जो हरासमेंट के जो केसेस जो रिपोर्ट करने का स्ट्रक्चर है उसको रिफाइन करें कि एक खातून जो है जब उसने रिपोर्ट करना हो तो आगे एक खातून ऑफिसर ही उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन कर रही हो, कि अगर वो पुलिस स्टेशन में जाती है एक कोई इस तरह का केस लेके सेक्सुअल वायलेंस के लेके रिपोर्ट, तो आगे एक पुलिस ऑफिसर हो, ये कंपल्सरी होना चाहिए बाय लॉ कि आगे एक फीमेल पुलिस ऑफिसर हो जो उसको डील करे। बिकॉज़ ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि एक खातून के लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है कि वो एक ऑपोज़िट जेंडर को बताए कि उसको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है।
तो हमें एक इस चीज़ को भी देखना होगा। फिर इन्होंने एक बात की बड़ी अच्छी कि जो जेंडर एजुकेशन होनी चाहिए स्कूल लेवल पे। वो बिल्कुल सही बात की है। हमारे जब आप ये इस तरह की एजुकेशन जब आप स्कूल में नहीं देते, जो अल्टरनेट अवेलेबल है वो या घर है या स्ट्रीट्स हैं। और जितनी हमारी एनक्लोज़्ड सोसाइटीज़ हैं, घर में तो ये फैमिलीज़ डिस्कस करना ही इसको गुनाह समझती हैं, कि वो इस तरह की कोई चीज़ डिस्कस भी करें, बच्चों को इस तरह का कोई नॉलेज उनको देने भी लग के टाइम भी लगता है कि जिससे ये गुमराह हो जाएँगे। अल्टरनेटली होता क्या है, बच्चे वो चीज़ स्ट्रीट्स से जाके पिक कर रहे हैं और उसी वजह से ये स्ट्रीट कल्चर, ये जिस तरह कैट कॉलिंग वगैरह ये इंक्रीज़ हो रहा है। बिकॉज़ वो जो बाहर स्ट्रीट में देख रहे हैं उसी को वो अप्लाई कर रहे हैं एक-दूसरे के ऊपर। तो इस सिलसिले में भी मैस अवेयरनेस और इस सिलसिले में भी एजुकेशन के हिसाब से इसको चेंजेज़ लाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो इंडिया और पाकिस्तान का मीडिया मिल के इन चीज़ों को हाइलाइट कर सकते हैं। मेरी आपके चैनल के थ्रू एक रिक्वेस्ट होगी दोनों तरफ के मीडिया की, कि अपनी ट्रेडिशनल राइवलरीज़ को हाइलाइट करना बंद करें और वो भी कोई इतनी राइवलरीज़ है नहीं जितनी बना दी गई हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग एक बड़ी इमोशनल सोसाइटीज़ हैं दोनों तरफ। हमारे इमोशंस टॉप पे होते हैं और हमारी लॉजिक और रीज़न जो होती है वो कोई नंबर 2 भी नहीं, नंबर 3-4 पे होती है। तो हमें ज़रा इमोशंस से निकलना होगा, हमें बड़ा लॉजिकली अपने प्रॉब्लम्स को एनालाइज़ करना होगा। वी शेयर अ लॉट इन कॉमन, नॉट जस्ट प्रॉब्लम वाइज़, अदरवाइज़ एज़ वेल। तो हमें अब जो हमारी कॉमनैलिटीज़ हैं, हमें उनको देखना है आपस में। जी। जी निकट, लेकिन इधर मैं ये ज़रूर कहूँगी निकट, हमने इस तरह की भी सिचुएशन देखी है पाकिस्तान में कभी-कभी कि किसी फीमेल की जो है वो गवाही तक एक्सेप्ट नहीं होती। कहते हैं जी किसी मेल मेंबर को लेकर आएँ, तभी बात होगी। मतलब दिस इज एक वेरी स्ट्रेंज। आरजू जी जब मुदस्सिर जी भी बोल रहे थे तो ये मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है। बकायदा हमारे यहाँ विमेन सेल बने हुए, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में किस तरह प्रोटोकॉल काम करता है, बट जहां तक हिंदुस्तान की बात है तो हमारे यहाँ बकायदा विमेन सेल बने हुए हैं, विमेन सेंटर्स बने हुए हैं। और कोई भी अगर महिला जाकर रिपोर्ट कर रही है, कोई भी खवातीन जाकर अगर रिपोर्ट कर रही हैं, तो एक फीमेल कांस्टेबल ही उन्हें अटेंड करेंगी। एफआईआर भी 0 एफआईआर होती है हमारे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। 0 एफआईआर का मतलब ये होता है, मानिए अगर आप हिंदुस्तान में दिल्ली में अगर रेप हुआ है और जो औरत है वो किसी और स्टेट में रहती है, तो वो किसी और स्टेट में जाके कंप्लेन फाइल कर सकती है, एफआईआर वहां दर्ज हो जाएगी। एफआईआर इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड। आई होप यू नो एफआईआर क्या होती है। मुझे क्योंकि मैं कह रही हूँ मुझे प्रोटोकॉल क्योंकि नहीं मालूम है वहां का। जी एग्जैक्टली। हाँ, तो मुझे नहीं मालूम इफ इट्स कंप्लीटली सेम, वो टर्म सेम है या नहीं पाकिस्तान और इंडिया में। पर यहाँ पर एफआईआर ली जाती है, फीमेल कांस्टेबल वहां पर होती है। विमेन सेल में आप जा सकते हैं, विमेन हेल्पलाइन नंबर्स है 1090 जो हमारा कंट्री वाइड यूज होता है। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर हैं। और अभी भी मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट ये बात बताती हूँ कि फीमेल की अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसकी बॉडी में स्पर्म डिटेक्ट हो या ना हो, मर्द ने पेनिट्रेट किया हो या ना किया हो, उसके बावजूद अगर फीमेल ये बोल देती कि उसके साथ रेप हुआ है, तो कल्प्रिट पे रेप के चार्जेस लगेंगे नो मैटर व्हाट। वो एविडेंस में स्पर्म मिला है या नहीं मिला है, पेनिट्रेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ पर। हिंदुस्तान में ऐसे ही है। और विमेन सेल बकायदा डोमेस्टिक वायलेंस के लिए विमेन सेल बने हुए हैं, रेप विक्टिम्स के लिए विमेन सेल बने हुए हैं, जहां पे वो प्रॉपर पुलिस कंट्रोल से ही चलता है। और 0 एफआईआर हो, पॉक्सो एक्ट हो, पॉक्सो एक्ट आई डोंट नो इफ यू नो अगेन और नॉट, पर अगर किसी माइनर बच्ची के साथ रेप होता है तो पॉक्सो एक्ट में उस व्यक्ति को मतलब उम्र कैद ही होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो ये सारी चीजें इंडिया में हैं, मैं नहीं जानती पाकिस्तान में कितनी, पर अगर नहीं है देन इट इज वेरी अलार्मिंग। मैं आप लोगों को लेट डाउन नहीं कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू गो टू दैट लेवल राइट नाउ। मैं पॉलिटिकल बात ही नहीं कर रही हूँ, बट ऑनेस्टली अगर ये नहीं है तो ये होना चाहिए। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। ये बहुत जरूरी है और ये आज नहीं सालों पहले हो जाना चाहिए था पाकिस्तान में। आप लोगों को डिमांड करनी चाहिए विमेन सेल की। अगर वहां पे मर्द को जाना जरूरी है अपना एक महिला के बारे में समझाने के लिए, तो मुझे लगता है दैट इज बेसलेस। क्योंकि एक फीमेल ही बता पाएगी ना उसके साथ क्या हुआ है। मोलेस्टेशन अगर उसके साथ हुई है, गलत काम अगर उसके साथ हुआ है, तो फिर एक फीमेल ही बताएगी उसको। क्यों आपको गार्जियन क्यों चाहिए? आप इंडिपेंडेंट रहने दीजिए ना उनको, वो अपना अपना पेन, वो अगर वो विक्टिम है तो वो सब कुछ बता सकते हैं। अगर ये नहीं है, दिस इज वेरी अलार्मिंग। एंड आई थिंक आप लोगों को ये एक मुहिम स्टार्ट करनी चाहिए टू डिमांड दिस फ्रॉम योर गवर्नमेंट, क्योंकि ये बहुत गलत है। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। मतलब ये एक, मैं कहूंगी ये तो पहली सीढ़ी भी क्रॉस नहीं हुई है विमेन एम्पावरमेंट की और इक्वालिटी की पाकिस्तान में। दिस इज वेरी सैडनिंग।
जी मुदस्सिर बता सकेंगे कि ये सारी चीजें हैं पाकिस्तान में या नहीं जो निगत ने बताई? देखिए, विमेन प्रोटेक्शन सेल्स तो हैं। ऐसा है कि अगर कोई हरासमेंट को एक्सपीरियंस कोई करती है, मतलब उनके साथ कोई हरासमेंट का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, तो देयर आर इमरजेंसी नंबर्स एज़ वेल। और लॉ में ये तो है कि जिस तरह एक फीमेल पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगी। हाउएवर, हमें ये भी देखना है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा डिफरेंस है। इन थ्योरी इफ समथिंग इज़ प्रोवाइडेड, तो ऑन ग्राउंड क्या वो अवेलेबल है भी या नहीं? हमारे पास ऑलरेडी जो है शॉर्टेज है फीमेल पुलिस ऑफिसर्स की। और ऐसा भी नहीं होता कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई खातून जा रही है पुलिस स्टेशन और कुछ करने, और अगर उधर फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो एक मेल ऑफिसर ही वो उनके वो नोट डाउन कर रहा होता है रिपोर्टिंग। तो हमारे थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस है। और बाय लॉ तो कई चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, बट अगेन प्रैक्टिकली वो एनफोर्स कितना की जाती है, वो डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हमें ब्रिज करना, और वो इस तरह ब्रिज किया जा सकता है कि जिस तरह ये कमीशंस बनते हैं, लॉ कमीशंस बनते हैं जो अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, तो हमारे लाइक पार्लियामेंट को चाहिए कि एक लॉ कमीशन बनाए जो इस तरह के जो लूप होल्स हैं सिस्टम में, या जो ग्रे एरियाज़ हैं, कि जिनकी वजह से खवातीन जो है एक डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में है, उनका उस तरह वो नहीं उनका सिस्टम को वो अवेल कर सकती। उन ग्रे एरियाज़ को हाइलाइट किया जाए, वो लॉ कमीशन हाइलाइट करे और उस पे अपनी रिकमेंडेशन दे और उसकी बेसिस पे लेजिस्लेशन हो। तो तब ही हम जाके इन ग्रे एरियाज़ को एड्रेस कर सकते हैं। जी। जी निगत लास्ट में आपसे भी मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि कुछ टर्म्स जो है वो बेटर होंगे इंडिया पाकिस्तान की, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे दोनों मिलके काम कर सकते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हो या एजुकेशन हो? क्या समझती हैं आप? देखिए, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन पॉलिसी, विमेन एम्पावरमेंट और बाकी आपका जेंडर इक्वालिटी पे मुझे लगता है हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। दूसरा, अगेन आई डोंट वांट टू गो पॉलिटिकल, बट कुछ चीजें हैं जो दोनों कंट्रीज की तरफ से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि मैं हिंदुस्तान से हूं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में कुछ खामियां, पाकिस्तान, मैं कहूंगी पाकिस्तान में एज अ कंट्री नहीं है, पर पाकिस्तान ने जिन चीजों को, वो पॉलिटिकल रूप ही है, क्योंकि वो एक बिजनेस है, वो आप भी जानती हैं, मैं भी, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड राइट नाउ इन दिस डिबेट, इन दिस शो डिबेट, माफ कीजिएगा, मुंह से डिबेट निकल रहा था, तो आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड। बट पाकिस्तान की मुझे लगता है, जो मैंने, जहां तक मैंने पढ़ा है और जहां तक मैंने समझा है, कि आर्मी ने और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीजों को, कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को अपना हाथ थमा रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड को तो भूल जाओ, पाकिस्तान खुद उसकी खामियां भुगत रहा है। पाकिस्तान खुद लेट डाउन हो रहा है, पाकिस्तान की खुद की कंट्री की जो इमेज है और जो इकोनॉमी है वो इम्पैक्ट कर रही है, वो परेशानी में है, तो लोग परेशान है। और मैं जानती हूँ कि आरजू, आप, मुदस्सिर जी, आप और तमाम आम लोग जो पाकिस्तान के हैं, उनके जहन में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो खुद अपने घरों में बैठकर, मुझे लगता है कि गालियां देते होंगे ऐसे लोगों को जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट करती हैं। और मुझे पूरा यकीन है, आपने खुद आरजू मुझे बताया है, और आपने डिबेट्स पे भी, बहुत सारे शोज पे भी ऐसा बोला है। तो वो चीज जिस दिन पाकिस्तान छोड़ देगा, मुझे लगता है कि और ज्यादा दोस्ती आप और हमारे देश में बेहतरीन होगी, बहुत ही अमेजिंग होगा, और इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, क्योंकि हैं हम एक ही परिवार। एक बीच में दायरा, एक लकीर खींच दी गई है, वो इतनी लोहे की दीवारें और मैं कहूंगी वो तारे करंट वाली बना दी गई है, पर एक ही परिवार है। हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ रहे हैं, हमारी जनरेशंस एक साथ पढ़ी हैं, लिखी हैं, खेली हैं, कूदी हैं। आज अगर वो रंजिशें हैं ना, तो हमें अपने ही गिरबान में झांकना है कि शायद हमसे ही कोई कमी रह गई। उस कमी को थोड़ा हम करें, थोड़ा आप करें, थोड़ा आपकी सरकार करे, थोड़ा हमारी सरकार करे, मुझे लगता है सब अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक। मुदस्सिर, आपका लास्ट कमेंट, आपको लग रहा है कि टूरिज्म भी हो सकती है इंडिया के साथ? हम लोग भी जरा जाएं, घूमें, निगत से जरा जरूर, कराएं। बड़ा मन है लाहौर आने का। और मेरे को आपने ये जो पीछे आपने लगाया है वॉल पे, इट्स आर्टिफैक्ट, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई वांट टू कम टू योर होम आरसू, एंड यू कैन एनी टाइम कम टू इंडिया, यू आर वेरी मेरे मच वेरी हैप्पी। आप आइए, हमें आपकी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए, हम आपको देखिए, कबाब खिलाएंगे यहाँ पे टुंडे के लखनऊ में। आई वुड आई वुड लव कि इंडिया और पाकिस्तान में टूरिज्म हो। और मेरे तो जो पैटर्नल साइड है, दे आर फ्रॉम अमृतसर, तो आई वुड लव टू विजिट अमृतसर समडे। और मैं समझता हूँ कि अगर हम इस तरह के टूरिज्म, स्टूडेंट एक्सचेंज, इस तरह के एरियाज़ को अगर हम ओपन करना शुरू कर दें, तो हमारे जो सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं एक दूसरे के लिए, वो फर्दर वाइड होना शुरू हो जाएंगे।
हम ओवर द ईयर्स कर ये रहे हैं कि हम हार्ड कॉर्नर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर्स को नैरो डाउन करते जा रहे हैं। तो हमें चाहिए ये कि हम अपना टूरिज्म ओपन करें एक दूसरे के साथ। और अगर इस टाइम अगर गवर्नमेंट्स को ये लगता है कि एक मैस स्केल पे टूरिज्म नहीं हो सकता, तो आप उसको लिमिट कर सकते हैं कि भाई सर्टेन लेवल ऑफ, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट्स के लिए आप एटलीस्ट वीज़ा रिलैक्स कर दें। दोनों तरफ के जो ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे लोग एक दूसरे की तरफ जाएँ, एक दूसरे का प्रोजेक्ट करेंगे। अगर पाकिस्तान से कोई इंडिया जाता है, इंडिया से कोई पाकिस्तान आता है, एक दूसरे के कंट्रीज़ को प्रोजेक्ट करेंगे, लोग जब एक दूसरे को देखेंगे तो दे वुड नो कि हम लोग एक जैसे ही हैं। आप ये देखें, हम जब बाहर जाते हैं, मैं यूरोप में फिरा हूँ, ट्रैवल किया है, जितना इंडियन और पाकिस्तानी एक दूसरे के क्लोज़ है, मुझे कोई और 2 कंट्रीज़ एक दूसरे के क्लोज़ इतना नहीं दिखाई दिए। हमारे रहने के इलाके एक जैसे हैं। मैं लंदन में रहा हूँ और मुझे पता है साउथ हॉल में, चूँकि मैं पंजाबी हूँ तो मुझे वो एरिया अपील किया था। साउथ हॉल में एक पंजाबी कल्चर है। उधर ये नहीं है कि ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये है। उधर ये है कि भई ये देसी हैं। लाइक उधर ये सारी साउथ एशियन कम्युनिटी है। इंडियन, पाकिस्तानी मिल के रह रहे हैं। घरों के साथ घर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के लाइक जितने भी इवेंट्स होते हैं, लाइफ इवेंट्स, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई थिंक हम वी हैव अ लॉट टू शेयर विद ईच अदर, बिकॉज़ वी हैव अ लॉट इन कॉमन विद ईच अदर। तो जब आप इतनी पॉज़िटिव चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो जो आपके जो मसले हैं आपस में, वो खुद ही उनके रास्ते मिल जाते हैं आपको, जब आप इतनी पॉज़िटिविटी शेयर करते हैं। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोग आए। और निगत, आपका अपना घर है ये भी, जब जी चाहे आप आइए, जब आप आ सके जरूर 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 आइए। जरूर। और मुदस्सिर, आपने अभी बताया कि आप पंजाबी हैं। आई आई विश कि आप रिपब्लिक टीवी पे मेजर गौरव आर्या के हस्ते ना चढ़े तो अच्छा है, क्योंकि वो पंजाबी सुन के वो छोड़ते नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गौरव भाई दिल के बहुत अच्छे हैं। शोज डिबेट का एक अलग तरीका, अलग लहजा होता है, लेकिन आप कभी उन्हें पर्सनल लेवल पर जानिए, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत हमारे मेजर मेजर हैं, रिटायर्ड मेजर हैं। आपको मुदस्सिर जी मिलना भी चाहिए उनसे, कभी आपको चलिए, पर्सनली जब बात अमृतसर करनी चक्कर चाहिए लगेगा तो उनसे कि मुलाकात पर्सनल भी करेंगे। कि वो पर्सनल लेवल पर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बिल्कुल, डेफिनेटली। बल्कि वो जो उनका स्टाइल है ना बात करने का, उसकी वजह से डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। आजकल बड़ा मिस कर रहे हैं हम लोग उनका शो। थैंक यू सो मच निगत, अपना बहुत You're ख्याल। welcome, Arzu. Thank you so much for having me. Thank you so much, मुदस्सिर जी। जल्दी फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू। खुदा जी, ज़रूर। थैंक यू।